बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एरिस्टोटल को डिस्कस करेंगे। एरिस्टोटल जो कि प्लेटो का शागिर्द था। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को देखें, एरिस्टोटल जो है वो 384 बीसी के अंदर पैदा हुआ था और उसकी वफ़ात हुई थी 322 बीसी के अंदर, यानी कि 384 में पैदा हुआ और फिर 322 के अंदर उसकी डेथ हुई। अच्छा, वो जो है मतलब एरिस्टोटल यानी कि मुताला करता था प्लेटो की एकेडमी के अंदर, क्योंकि प्लेटो का ताल्लुक भी एथन से था, लिहाजा एरिस्टोटल का ताल्लुक भी एथन से ही था और वो स्टूडेंट था प्लेटो की एकेडमी का। इसके अलावा वो अलेक्जेंडर का टीचर भी रहा है एरिस्टोटल जो है। और लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये थी कि एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के यानी कि बड़े बड़े शागिर्दों में, यानी कि जो आला पाए के शागिर्द थे प्लेटो के, उनमें एरिस्टोटल का शुमार होता था। लेकिन इसके साथ साथ प्लेटो के आइडियाज़ और एरिस्टोटल के आइडियाज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखा गया है। इन दोनों की जो पॉलिटिकल थेरीज थी, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा यानी कि फ़र्क होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर यानी कि फ़र्क ज़्यादातर यहाँ पर ये नज़र आता है कि इनकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है या इनकी जो रीजनिंग का प्रोसेस है, ये दोनों के एक दूसरे से मुख्तलिफ रहे हैं, क्योंकि दोनों के जो वक़्त थे वो अलग अलग रहे हैं। यानी कि दोनों ने अपने वक़्त के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अपनी अपनी आइडियल स्टेट जो है वो पेश की है। लिहाजा हम गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन इनके आइडियाज़ में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस पाया जाता था। यहाँ पर फ़र्क ही सिर्फ ये है कि जो एरिस्टोटल था वो इमेजिनेटिव बात नहीं था करता, बल्कि वो लॉजिकल बात करता था, जबकि प्लेटो जो है वो एक आइडियल या एक इमेजिनेटिव बात किया करता था, यानी कि ऐसी बात करता था जो प्रैक्टिसेबल ना हो, जिस पर अमल करना थोड़ा मुश्किल हो बल्कि नामुमकिन हो। लेकिन उसके बिलमुकाबल जो एरिस्टोटल था वो ऐसे लॉजिक्स और ऐसी साइंटिफिक बातें किया करता था कि जिनके ऊपर अमल दरामद करना पॉसिबल हो। उसकी जो स्पेकुलेशंस थी और जो जजमेंट होती थी वो ज़्यादा मजबूत होती थी कंपेयर टू हीज़ मास्टर, यानी कि अपने उस्ताद के मुकाबले में उसकी जो जजमेंट्स होती थी वो ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी। अगली बात करते हैं कि एरिस्टोटल के ऊपर इन्फ्लुएंस किन किन लोगों का हुआ या किन किन बातों का या किन किन चीज़ों का हुआ। एरिस्टोटल के ऊपर जो मेनली 3 चीज़ों का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस, यानी कि उसके ऊपर इन्हिसार जो है, जिसने उसकी सोच बदली, उसकी थोड़ी थिंकिंग पैटर्न को बदला, उनमें से 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले यानी कि चीज़ है कि जब उसकी जो सिटी स्टेट थी उसका डिक्लाइन जो है, यानी कि जहाँ पर वो रहता था, जिस सिटी स्टेट के अंदर जो वो रहता था, वहाँ पर जो डिक्लाइन आया उसने काफ़ी ज़्यादा एरिस्टोटल को इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि उसके ज़माने में जो इंपीरियल सिस्टम था या जो इंपीरियलिज़म था या जो कॉलोनियलिज़म था, उसकी वजह से उसकी सोच के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आईं। नंबर 2 के ऊपर वो डीपली इन्फ्लुएंस हुआ बाय द प्रीजुडाइसिस व्यूज़ या बिलीव्स, यानी कि वो ये समझता था कि जब जो यूनान के लोग हैं वो मतलब इंडिविजुअल यानी कि स्टेट को इंडिविजुअल के ऊपर भारी समझते हैं। मतलब एक प्रीजुडाइस जो चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं, यानी कि क्लास को 3 यानी कि पूरी की पूरी स्टेट को उन्होंने 3 क्लासेस के अंदर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं इन्होंने डीपली इन्फ्लुएंस किया एरिस्टोटल को। और तीसरे नंबर पर जो एरिस्टोटल को इन्फ्लुएंस हुआ वो उसके उस्ताद प्लेटो की वजह से उसके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा। ये जो 3 बातें थी इनकी वजह से इसके यानी कि सोच बदली, इसके आइडियाज़, इसके पैटर्न्स, और इसने फिर जो दी पॉलिटिक्स के नाम से जो इसने बुक लिखी थी, फिर इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसने लिखी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट पे बात करते हैं कि एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। एरिस्टोटल की अगर नॉलेज की बात करें तो वो एक मुकम्मल तौर पर आज की मौजूदा विकीपीडिया की तरह, यानी कि वो उस वक़्त का एक इंसाइक्लोपीडिया था। इंसाइक्लोपीडिया कैसे? एरिस्टोटल के जो है मतलब उसने एथिक्स के ऊपर, उसने मेटाफिज़िक्स के ऊपर, उसने आर्ट के ऊपर, उसने पोइट्री, इकनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फ़िज़िक्स, फिज़ियोलॉजी, मेडिसन, लॉजिक और भी यानी कि ज़ूलॉजी वगैरह या बॉटनी वगैरह, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी उसने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी और उसने इन तमाम चीज़ों के या इन तमाम एरियाज़ के ऊपर उसने काफ़ी ज़्यादा लिखा भी था। अच्छा जी, हिज चीफ वर्क वाज दी पॉलिटिक्स के नाम से उसने जो बुक लिखी थी वो काफ़ी ज़्यादा उसकी बुक जो है वो मशहूर हुई थी। और ये जो है मतलब क्लियरली इसकी बुक जो है उसने जस्टिफाई किया है कि मतलब जो एग्जिस्टिंग यानी कि इंस्टीट्यूशन है, जैसे
स्टेट हो गया, स्लेवरी हो गया, फैमिली हो गया, इसने इन तमाम चीज़ों की यानी कि ये जो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस जो एक रियासत को मुकम्मल करते हैं या एक रियासत के वो इदारे जिनके बगैर एक रियासत मुकम्मल नहीं होती, उसने इन इंस्टीट्यूशंस की यानी कि उसने रेमेडीज़ भी बयान की और इल्स भी बयान की। इसके अलावा इसकी ये जो द पॉलिटिक्स किताब है वो दरअसल कलेक्शन है डिफरेंट एसेज की। इसने जो द पॉलिटिक्स के अंदर अपनी पॉलिटिक्स को जो इसकी बुक है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसके पहले हिस्से के अंदर वो बात करता है द नेचर ऑफ द स्टेट कि मतलब स्टेट जो है वो बनती कैसे है, स्टेट की नेचर क्या होती है, स्टेट की कंपोजिशन कैसे होती है। फिर वो अगले नंबर पर बयान करता है ओरिजिन ऑफ द स्टेट को, और फिर वो तीसरे नंबर पर इसकी पॉलिटिक्स जो बुक है उसमें बयान किया जाता है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट के मतलब स्टेट रियासत जो है वो अंदरूनी तौर पर अपने मामलात को किस तरह से संभालेगी। अच्छा जी, इसकी जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो प्लेटो के पॉलिटिकल आइडियाज़ में काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन इसके जो अरिस्टोटल के आइडियाज़ थे वो एक स्टेट के लिए थे रादर दैन आइडियल स्टेट। मतलब अरिस्टोटल जो है वो हमेशा लॉजिकल बात किया करता था, एक प्रैक्टिसेबल बात किया करता था, अपने उस्ताद प्लेटो की तरह नहीं कि जो मतलब इम्प्रैक्टिसेबल और एक इमेजिनेटिव बात करके उसका बगैर लॉजिक दिए उसको छोड़ देता था। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि नेचुरल ओरिजिन ऑफ द स्टेट, यानी कि जो इसने अपनी बुक के अंदर द पॉलिटिक्स के अंदर यानी कि यहाँ पर अरिस्टोटल ने अपनी जो द पॉलिटिक्स बुक है उसका जो इसने पहला हिस्सा बयान किया है कि नेचुरल ओरिजिन ऑफ द स्टेट, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अरिस्टोटल जो है वो इस बात को बयान करता है, वो कहता है कि मुझे यकीन है कि इंसान जो है वो एक सोशल या एक पॉलिटिकल एनिमल है, यानी कि इंसान एक मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल या मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इसको अपनी यानी कि ज़रूरियात को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी इकोनॉमिक नीड्स को और अपनी दूसरी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए एक इंसान को एक स्टेट की ज़रूरत होती ही होती है, जिसमें एक रियलाइजेशन होती है कि मतलब किस तरह मेल और फीमेल किस तरह एक मतलब एक मास्टर और स्लेव या किस तरह एक फैमिली जो है वो आपस में क्लोज़ होती है। और ये पहले एक यानी कि फैमिली का स्ट्रक्चर बनता है, फिर एक गांव का स्ट्रक्चर बनता है, फिर एक सिटी स्टेट का स्ट्रक्चर बनता है, और फिर एक मुकम्मल स्टेट का जो है वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि इस तरह उसने कहा कि जो स्टेट है वो उसकी कंपोजिशन हुई थी। कैसे, दोबारा सुने, तो उसने कहा कि इंसान को अपनी इकोनॉमिक नीड्स और डिज़ायर को पूरा करने के लिए एक स्टेट की ज़रूरत पड़ी। इस स्टेट को पूरा करने के लिए मेल और फीमेल जो हैं इन दोनों ने यानी कि आपस में कंप्रोमाइज़ किया, मास्टर और स्लेव जो हैं इन दोनों ने आपस में हैंड शेक किया, और फिर जो है एक फैमिली स्ट्रक्चर सामने आया। फैमिली स्ट्रक्चर के बाद एक गांव की शक्ल जो सामने आई, गांव के बाद एक सिटी स्टेट बनी, और उस सिटी स्टेट के बाद जो है स्टेट यानी कि खुद ऑर्गेनाइज हो गई। ठीक है, मतलब वो फिर आखिर में फाइनली तौर पर पूरी एक स्टेट या एक सिटी स्टेट जो है वो बन जाती है। अब यहाँ पर जो स्टेट है वो इतनी ही ज़रूरी है एक इंडिविजुअल के लिए कि जितनी उसकी अपनी फैमिली उसके लिए ज़रूरी होती है। क्यों? उसकी वजह ये है कि मतलब अगर हम देखें तो उसकी इकोनॉमिक नीड उसकी फैमिली तो पूरी कर देती है, लेकिन उसकी जो बाकी नीड्स होती हैं, जो उसकी बाकी मॉरल डेवलपमेंट होती है, उसकी जो एथिकल डेवलपमेंट होती है, उसकी जो रैशनल यानी कि डेवलपमेंट होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट ही ये तमाम चीज़ें उसको देती है। यानी स्टेट के ज़रिए ही ये तमाम किस्म की जो डेवलपमेंट है ये उसकी मुमकिन हो पाती है। अच्छा, नंबर 2 के ऊपर एरिस्टोटल जो है वो बात करता है नेचर ऑफ द स्टेट की, यानी कि स्टेट की नेचर किस तरह की होगी। यहाँ पर एरिस्टोटल कहता है कि देखें कि मतलब जो स्टेट है वो दरअसल एक बज़ाते खुद एक नेचुरल एसोसिएशन है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि जितनी भी किस्म की जो नेचुरल एसोसिएशंस होती हैं वो इंसान की ही बनाई गई हैं, यानी कि वो क्रिएशन ऑफ नेचर हैं। उसकी वजह यह है कि इंसान जो है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है, वो एक सोशल एनिमल है, और वो इन चीज़ों के बगैर जो है वो नहीं रह सकता। लिहाजा यहाँ पर ये उसकी एक बुनियादी ज़रूरत है कि वो स्टेट को बनाएगा, और स्टेट जो है वो बज़ाते खुद एक एसोसिएशन है मुख्तलिफ़ किस्म की एसोसिएशंस की। अब अगले नंबर पर वो
वो ये बात करता है कि अगर स्टेट ऑफ नेचर की बात करें तो एक इंसान जो है वो स्टेट के बगैर कुछ भी नहीं है, यानी कि स्टेट जो है वो सब कुछ है, लेकिन एक अकेला इंसान जो है वो एक स्टेट के अलावा कुछ भी नहीं है। और स्टेट जो बज़ाते खुद है वो एक सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन इंसान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। और इंसान जो है वो उस वक़्त ही परफेक्ट हो सकता है जब वो किसी एक रियासत के अंदर या किसी एक स्टेट के अंदर जो है वो रहता है, क्योंकि स्टेट जो है वो तमाम इंडिविजुअल्स को और तमाम एसोसिएशन को कवर करती है। एंड अ स्टेट इज़ प्रायर टू इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन। और जो रियासत होती है वो एक इंडिविजुअल से भी बड़ी होती है, और उस इंडिविजुअल के साथ जो दूसरी उसकी एसोसिएशंस होती हैं रियासत उनसे भी बड़ी होती है। लिहाजा स्टेट जो है वो किसी भी इंसान की डेवलपमेंट के लिए, उसकी मॉरल डेवलपमेंट, उसकी एथिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक नीड्स उसकी फैमिली भी पूरी कर सकती है, लेकिन उसकी एथिकल जो नीड्स हैं वो स्टेट के बिना पूरी नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एरिस्टोटल ये बात करता है दैट द स्टेट इज़ अ काइंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। वो कहता है कि जिस तरह एक इंसान के अंदर उसके ऑर्गन होते हैं, उसके जो जिस्म के हिस्से होते हैं, और वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, वो कहता है कि रियासत भी बिल्कुल एक ऐसी ही मिसाल है कि मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। और लास्ट में अरिस्टोटल जो है वो यही बात यानी कि बार बार करता है कि स्टेट जो है उसका मतलब यही होता है कि उसने मॉरल फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म करनी होती है। और मैन इज़ अ मैन ओनली इफ़ ही लिव्स इन अ स्टेट। और कोई भी इंसान सिर्फ उस वक्त तक वो इंसानों के अंदर यानी कि इंसान रह सकता है जब तक वो उस रियासत के अंदर रहता है। और अगर वो रियासत से बाहर निकलता है तो वो यानी कि इज़ मैरली एन एनिमल, यानी कि वो एक सिविलाइज्ड एसोसिएशन को भूल कर यानी कि हम उसे कह सकते हैं कि वो एक सिविलाइज सिचुएशन को भूल जाता है और इंसानों में उसे फिर रहना नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।